कल के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से राजवीर ने विक्रांत को इशिका से माफी मांगने के लिए मना लिया था और वो चाहता था कि आज जब जैसे ही वो घर जाएगा वो इशिका से माफी मांग लेगा। उसके बाद राजवीर और विक्रांत अपने ऑफिस के कामों में लग गए थे। इधर हॉस्पिटल से निकलकर इशिका भी घर के लिए चल पड़ी थी और रास्ते भर यही सोचती आ रही थी कि विक्रांत का स्वभाव ऐसा क्यों है, क्यों उसने एक बार भी उसके तरफ से बड़े अच्छे तरीके से माफी नहीं मांगी। हालांकि उसके दादाजी से उसको पता तो लग गया था कि विक्रांत बचपन से ही ऐसा रहा है। गाड़ी में बैठने के कुछ ही देर के बाद वो अपने घर पर पहुंच गई थी। आने के बाद उसने दोपहर का भोजन खुद के लिए बनाया और जैसे उसकी रसोई से खुशबू बाहर आई, घर की नौकरानियां ने भी हैरानी से उसके काम को देखा। सब लोग बड़े ही उत्साहित थे कि आज खाना ऐसा किसने बनाया होगा। जब उसने जिमी से पूछा कि क्या वो कुछ भी खाना चाहेगी, लेकिन जिमी ने उसे बड़ा ही विनम्रता से मना कर दिया। जिमी नहीं चाहती थी कि घर का कोई भी बड़ा इस काम को ऐसे करते हुए इशिका को देख ले। अगर इशिका को इस तरह काम करते हुए कोई देख लेगा तो जिमी को डांटेगा, लेकिन विक्रांत ने जिमी को आजादी दे दी थी। कोई इशिका को कुछ नहीं कहेगी और इशिका का जब मन करेगी वो कर लेगी। तभी खाना खाकर इशिका ने राहत की सांस ली और अपनी खरीदी हुई चीजों को अलमारी में लगाने लगी। वो अलमारी जो विक्रांत ग्रोवर ने उसके लिए खाली करवा दी थी। थ्रिफ्ट स्टोर से उसने कुछ साधारण और जरूरी कपड़े खरीदे थे। मन ही मन उसने सोचा कि काश उसके पास थोड़े और ज्यादा पैसे होते तो उसे अपने पति के लिमिटलेस कार्ड का उपयोग नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो बड़े ही खुदगर्ज इंसान थी। वो हमेशा यही चाहती थी कि वो जो भी पैसा खर्च करेगी हमेशा अपना कमाया हुआ पैसा खर्च करेगी। वो गोल्ड डिगर नहीं बनना चाहती थी कि अपने पति के पैसों पर गुल्लछर्रे उड़ाए रहे और जो भी मन करे वो उसके लिमिटलेस कार्ड से खरीदी जाए। हालांकि उसने ज्यादा भी खर्च नहीं किया था, फिर भी उसे थोड़ा सा अपराध लग रहा था। उसने सोच लिया था कि वो जैसे ही नौकरी पर जाएगी सारा पैसा विक्रांत को एक एक करके लौटा देगी। उसने अपनी छोटी सी जमा पूंजी से आरव के घर को भी सजाया था, ये सोचकर कि शादी के बाद वही उसका ठिकाना होगा। पर अब वो जानती थी कि उस घर से उसका कोई रिश्ता नहीं बचा। वो चाहती थी कि वो अपने पैसे वापस ले ले, पर उसमें इतना साहस भी नहीं था कि वहां जाकर वो आरव और अपने सबसे करीबी दोस्त तन्वी को एक साथ देख ले। उसका दिल इस मामले में बहुत ज्यादा नाजुक था। वो वहां पर उन दोनों को देख नहीं पाती और कहीं अपना ही नुकसान कर बैठती। वो इन पलों में खुद को इतनी बिजी हो गई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि विक्रांत ग्रोवर चुपचाप ऑफिस से घर पर आकर उसे ही देख रहा था। उसने अपना गला खंखार कर ध्यान खींचने की कोशिश की। वो बेचारा उम्मीद कर रहा था कि वो जल्द ही वापस आ जाएगी। ऑफिस में राजवीर से बात करने के बाद उसे माफी मांगने का उसने फैसला ले लिया था। अगर नहीं तो उसे लगेगा कि उसकी सब चीजें अजीब होंगी, क्योंकि उसे हर दिन उसे देखना था और उसके साथ ही रहना था। तो वो बात कैसे करेंगे और ऐसे तो दिन प्रतिदिन चीजें बिगड़ती जाएगी। इशिका एकदम से चौंक गई। उसने हाथ अपने पीछे मोड़ लिए जैसे उसकी नजर विक्रांत पर पड़ी। वो दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि जैसे वो कोई उस पर बात करने ही वाला था। उसने ऊपर से नीचे तक देखा और इसमें कोई संदेह नहीं था कि अच्छे दिखने वाले पुरुषों में मामले में वो बहुत ज्यादा आकर्षक था, लेकिन वो बता सकती थी कि उसकी बात करने की आदतें बहुत खराब होंगी, क्योंकि उसने आज उसको बात करते हुए देख लिया था। वो बात कर ही नहीं पाता था। उसने एक बार फिर ऊपर से नीचे देखा। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था, लेकिन वो बातें बोलता नहीं था। तभी विक्रांत धीरे धीरे करके उसके पास आया और उसने कहा, क्या हम बात कर सकते हैं? मानो वो चाहता था कि इशिका पलटकर उसकी आंखों में देखे और उससे कहे। तभी इशिका ने अपने ड्रेस को अलमारी में टांगते हुए कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, पर अगर आपको कुछ कहना है तो कह दीजिए। विक्रांत को यह बात सुनकर और भी अजीब लगा। वो सोच रहा था कि क्या उसे सचमुच में बात करनी चाहिए या नहीं, क्या करेगा। तभी उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है। उसके बाद उसने कुछ ऐसा कहा कि इशिका को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि ये इंसान ऐसे भी कुछ बातें कर सकता है। तभी विक्रांत ने कहा, आज मैंने जो कुछ कहा उसमें कुछ बातें गलत हो गई। मैं अपनी उन बातों के लिए माफी मांगना चाहता हूं। उसकी ये आवाज कुछ अजीब तो थी, जैसे माफी मांगने के स्वभाव में वो लग नहीं रहा था। उसे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने कभी भी माफी नहीं मांगी थी।
उसके दादाजी ने उसे बहुत लाड प्यार किया था और बहुत ही सेफ रखा था। आखिरकार जब उसने अपने माता पिता को खो दिया था तो वो संवेदनशील हो गया था और सब कुछ जैसे हर कोई उसके आंखें सामने में वो कुछ न कुछ महसूस कर सकता था। वो कभी भी माफी नहीं मांगता था। इस तरह से बात करने का तरीका इशिका को कुछ अजीब सा लगा। उसने मन ही मन कहा, क्या इसे माफी कहते हैं? वो ऐसे बुदबुदाई जैसे ही कुछ कुछ बातें विक्रांत के कानों में पड़ गई। उसने थोड़ा सा झिझकते हुए कहा, माफ करें, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। मैंने माफी के लिए थैंक यू कहा। सब ठीक है, आखिरकार मेरी भी गलती थी। इशिका ने अपने आप को छुड़ाने के लिए इतना कह दिया और एक अधूरी सी मुस्कान उसकी ओर हंस दी। विक्रांत ने भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जल्दी उसे एहसास हो गया था कि यह रियल में नहीं है। वो मुस्कुराहट वही छोड़कर बस उसे देखता रहा। तभी उसने बात बदलते हुए कहा, आप रात में क्या खाना चाहेंगे? विक्रांत ने उसकी बात को इतना सीरियसली नहीं लिया और उसने कह दिया, मेरे खाने के बारे में जिमी को पता है, वो अपने आप तैयार कर देगी। मेरी खाने की चिंता मत कीजिए। लेकिन इशिका तो कुछ और ही चाहती थी। वो चाहते थे कि वो कभी अपने हाथों को खाना विक्रांत को खिलाए। विक्रांत को भी पता लगे कि उसके हाथों के खाने में क्या जादू है। और धीरे धीरे करके इशिका को उसकी बात थोड़ी बुरी तो लगी, लेकिन फिर भी उसने सिर उठाया और एक चुप्पी के बाद पूछा, क्या आप मेरे साथ एक डिनर नहीं कर सकते? विक्रांत इस प्रस्ताव को टालना तो चाहता था। उसने जिंदगी में हमेशा 7 स्टार होटल का भोजन खाया था, पर इशिका के चेहरे की मासूमियत और इस तरह से करता हुआ देखकर ये कि उसके लिए इनविटेशन केवल भोजन का नहीं बल्कि एक नए रिश्ते को बनाने के लिए भी था, वो समझ रहा था। और वैसे भी वो जानता था कि इशिका एक एक्सपीरियंस शेफ थी। भले ही वो असिस्टेंट शेफ रही हो, पर उसने बहुत ज्यादा प्रख्याति पा ली थी। उसके खाने की चर्चा हमेशा हर आसपास होती रहती थी। उसने बस छोटा सा जवाब दिया, जरूर। इशिका बड़ी उत्साहित हो गई। उसने एकदम से ताली बजा दी और कहा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तभी उसने उसके बैगों को थोड़ा सा साइड करते हुए कहा, मैं ये बैग थोड़ी सी साइड रख लूं, फिर मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। और जैसे ही इशिका ने बैगों की तरफ देखा, उसे याद आ गया कि आज तो वो शॉपिंग करके आई थी। दादाजी से मिलने के बाद वो सीधा शॉपिंग के लिए चली गई थी और वहां से उसने आज विक्रांत का वो लिमिटलेस कार्ड भी यूज किया था। तभी उसे याद आया कि उसे तो उसके पैसे भी वापस देने हैं। तभी उसने विक्रांत की तरफ देखकर धीमे स्वर में कहा, और क्या आप मुझे अपना खाता नंबर दे सकते हैं? मैं जानती हूँ कि आपने मुझे घर की जरूरत के लिए कार्ड दिया था, लेकिन मेरे पास कम थे पैसे, और जैसे ही मैं वो काम पर चले जाऊंगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। तभी विक्रांत को कुछ याद आया कि उसने एक रात पहले ही उससे उसके काम के बारे में बात की थी। वो चाहता था कि या तो उसको किसी कंपनी में डायरेक्टर बना दिया जाए या फिर उसका एक होटल खड़ा कर दिया जाए और विक्रांत को अपने हाई सोसाइटी के लोगों में अपने नाक को नीचा भी ना रखना पड़े। अगर कोई पूछे तो उसकी पत्नी क्या करती है तो वो बड़े ही शान से बता सके कि वो एक अपना होटल चलाती है। तभी उसने कहा, हाँ, आपके काम के बारे में भी मुझे लगता है कि आगे बात करनी चाहिए। विक्रांत ने थोड़ा रुक कर कहा। इशिका को लगा कि बात में कुछ छुपा हुआ है। उसने आगे कुछ नहीं पूछा, बस शांति बनाए रखी और कहा, ठीक है, तो आप कब बात करना चाहेंगे? तभी विक्रांत ने कहा, शायद रात के खाने के बाद या फिर कल सुबह। उसे मालूम था कि वो जो बात कहने वाला था वो नाजुक होगी, क्योंकि इशिका काम करने को तैयार थी और वो उसे अब उस स्तर की नौकरी करने देना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो कुछ बड़ा करे। तभी इशिका अपनी अलमारी की तरफ जाने लगी और बोली, ठीक है, आप जब भी कहें। फिर उसने जल्दी से अपना काम निपटा लिया और सारा काम निपटा कर रसोई में चली गई। उधर विक्रांत अपने स्टडी रूम में चला गया था, शायद कुछ ऐसा सोचने और तय करने जो इशिका से छुपा हुआ था। वो ऐसी कोई बात आज बोलने ही वाला था। वो शायद खाने के बाद वह सुबह ही बात करेगा, लेकिन उस बात को वो सोच लेना चाहता था। और जैसे ही इशिका रसोई में गई, उसने वहां मौजूद जिमी से पूछा, जिमी, मुझे विक्रांत के पसंदीदा खाने के बारे में बताओ। जिमी ने उसे बड़ी ही तीखी निगाहों से देखा, मानो वो कहना चाह रहे हो कि जो खुद पत्नी से कहती है। वो साधारण सी बात भी नहीं जानती कि अपने पति के बारे में
कि वो क्या खाना पसंद करते हैं, ये कैसी पत्नी है। तभी इशिका ने उसके बाहों में उभरे कटाक्ष को पढ़कर अपने बचाव में कहा, जिमी, मुझे जज मत करो, प्लीज बताओ ना। वो जानती थी कि उसकी गलती नहीं थी कि वो इस तरह की शादी में फंस गई। उसने तो बस एक अनजान आदमी से शादी कर ली जिसे कोर्ट के बाहर एक पत्नी की सख्त जरूरत थी, और वो कैसे उसकी पसंद नापसंद के बारे में जान सकती थी। तभी इशिका ने मुस्कुराकर थोड़ी सी जिद करके फिर पूछा, ठीक है, तो क्या बात है, क्या तुम मुझे नहीं बता सकती जिमी। अब थोड़ा थोड़ा जिमी का भी मूड ठीक हो रहा था, लेकिन वो यही सोच रही थी कि इशिका क्यों बार बार खाना बनाने की बात को लेकर बैठ जाती है, और जब खाना बनाने के लिए घर में इतने लोग थे तो मालकिन खुद क्यों खाना बनाती है। तभी उसने असहज होते हुए कहा, आप ये खाना बनाना हमें क्यों नहीं सौंप देती, हम बना तो रहे हैं ना। तभी इशिका ने हंसते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। फिर उसने रोकते हुए हंसी बोली, और ऐसा भी नहीं है कि मैं खाने में जहर डाल दूंगी। ये बात सुनते ही जिमी का चेहरा थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गया। वो इस बात के लिए आदी नहीं थी, और ना ही वो सोच सकती थी कि इशिका उसे कुछ ऐसी बात कहेगी। जहर डालने की बात वो सोच भी कैसे सकती थी। इशिका ने देखा कि जिमी तो और भी ज्यादा घबरा गई है। उसने और भी थोड़ा सा माहौल को शांत करने के लिए कहा, अरे मैंने कहा ना, मैं जहर नहीं डालूंगी। वो फिर ठहाका लगाकर हंसने लगी। इधर जिमी की हालात बिल्कुल खस्ता होती जा रही थी। वो सोच नहीं पा रही थी कि क्या वो विक्रांत का पसंदीदा खाना बना पाएगी या नहीं। कहीं विक्रांत को अगर खाना पसंद नहीं आया तो वो उसको कुछ भला बुरा ना कह दे। जिमी यही सोच रही थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इशिका विक्रांत का पसंदीदा खाना बना पाएगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। दोस्तों, सीओ से शादी कहानी पर एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर जरूर से जरूर करना।